रीड 3 ट्रैक 4 है और इसमें आगे है प्रश्न कि दो आकृतियां सर्वांग सम हो तो उनके संबंध को किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर चिन्ह दे रखा है, 1 2 3 लाइन करके ऊपर लहरदार लाइन खींचेंगे। जैसे यदि रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर हो तो उन्हें किस प्रकार से लिखेंगे। लिखेंगे ए बी, दो बीच में लाइन खींच करके सी डी, और नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई कोष्टक बंद स्क्वायर के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। उत्तर इसमें ये होगा, कोष्टक में एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जैसे कोण ए बी सी एवं कोण एक्स वाई जेड समरूप है, इनमें से निम्न में से किस तरह से लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा ए बी सी बीच में लहरदार लाइन एक्स वाई जेड। नेक्स्ट है सिग्मा चिन्ह प्रदर्शित करता है। उत्तर है दी गई संख्याओं का योगफल। नेक्स्ट है यदि दिया है a बराबर v माइनस डैश b तो इसका आशय होगा a b से बड़ा है या फिर बराबर है। और नेक्स्ट है यदि x v डैश y हो तो निम्न में से असत्य कथन है। इसमें x y और x से अधिक है या फिर बराबर है। अब है नेक्स्ट औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों में से मूल्यांकन। छात्र व्यवहारों का मूल्यांकन किसी भी अध्यापन अधिगम कार्य का अभिन्न अंग है और मूल्यांकन का तात्पर्य है व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यकलापों का निर्णय करना और मूल्यांकन के किसी भी क्रियाकलापों की शक्तियों का या फिर उसकी दुर्बलताओं को पहचानने की प्रक्रिया है। और शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की शक्तियों अथवा दुर्बलताओं को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। और मूल्यांकन ये जानने में भी हमारी सहायता करता है कि शिक्षण उद्देश्य या फिर पूर्व निर्धारित दक्षताएं किस सीमा तक प्राप्त की गई हैं और अधिगम अनुभव किस सीमा तक प्रभावशाली रहे हैं। इसलिए भी शैक्षिक मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम का कोई भी विषय क्यों न हो, उससे संबंधित शिक्षण अधिगम सदैव ही उस विषय के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नरत रहता है। और ये बात गणित शिक्षण के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। और यहाँ भी गणित अध्यापक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का भी अनुसरण करते हैं। वे अच्छी से अच्छी विधियों एवं तकनीकों को काम में लाता हुआ निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नरत रहता है और अपने इन प्रयत्नों के दौरान भी उसे ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उसके प्रयत्न किस दिशा में जा रहे हैं और उनके फलस्वरूप उसे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी और किस रूप में सफलता मिल रही है। ये जानकारी उसे अपने प्रयत्नों को सही दशा और दिशा देने में बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। और उसे इस प्रकार की जानकारी तभी मिल सकती है जबकि वह यह जाने कि उसके शिक्षण के फलस्वरूप विद्यार्थियों को क्या कुछ उपलब्ध हो रहा है तथा उनके बराबर व्यवहार में किस प्रकार से अपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं। और इस प्रकार में यहाँ पर उनकी सहायता से सूचनाएं तथा आंकड़े करते हैं जिनकी की प्राप्ति अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि या फिर व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण करने, मापने या फिर मूल्यांकन के द्वारा होती है। यह जानने हेतु शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना पड़ता है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से वह छात्रों की उपलब्धि व एवं व्यवहार परिवर्तन का आकलन भी कर सकता है और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हो पाए हैं तथा उनका स्तर क्या रहा है और इसका निर्णय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की जांच को लक्ष्य माना गया जाता है। इसके तहत परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर उनके आधार पर बालक की उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वोन्मुखी विकास है और बच्चे के विकास को भी मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया द्वारा प्रभावशाली ढंग से भी परखा जाता है। मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का वह प्रक्रिया है जिससे कि माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कक्षा अध्यापन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की उपलब्धि के विषय में निर्णय देने की प्रक्रिया शैक्षिक मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन की परिभाषाएं,
कार्टर वी गुड के विचारानुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी जांच स्तर को आधार बना करके किसी वस्तु का मूल्य या फिर कीमत निर्धारित करने का या फिर आंकने की बात की जाती है। डांडेकर के अनुसार ही मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो कि हमें ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किस उद्देश्य को प्राप्त किया है। टॉरगेरसन एवं एडम्स के अनुसार ही मूल्यांकन करने से अभिप्राय है किसी भी प्रक्रिया या फिर वस्तु का मूल्य आंकना। इसलिए भी शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी ऐसे निर्णय से लेने से है जिससे कि ये पता चले कि कोई शिक्षण प्रक्रिया या फिर अधिगम अनुभव किस सीमा तक सार्थक रहा है। मूल्यांकन के उपयुक्त परिभाषाओं का ये अध्ययन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह निर्धारित या निर्णय किया जाता है कि छात्रों ने शिक्षण को किस सीमा तक अधिगम किया है तथा शिक्षण अधिगम से उनके ज्ञान एवं व्यवहारों में कितनी उन्नति हुई है। और इस आधार पर भी मूल्यांकन के संबंध में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और ये मापन एवं परीक्षण की तुलना में काफ़ी विशद एवं व्यापक संप्रदाय है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। ये छात्रों के परिणामों की गुणवत्ता और मूल्य एवं प्रामाणिकता के आधार पर भी उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। मूल्यांकन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी रही है इस सब की व्यापक जांच और मापन पूरी तरह से संभव है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में भी साक्ष्यों का संकलन किया जाता है और इससे विद्यार्थी के व्यवहारों के सभी पक्षों में आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करने में मदद मिलती है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन तो छात्रों में हुए व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का परिणात्मक एवं गुणात्मक विकास विवरण प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहले तो बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, फिर है बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, और फिर है नवीनतम एवं प्रणाली एवं प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना, फिर अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना और प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। बालकों का विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण करना और बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करना और बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें जानकारी प्रदान करना, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और निर्देशन एवं परामर्श हेतु भी उचित अवसर प्रदान करना, अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन भी करना और शिक्षण व्यूहरचना में सुधार एवं विकास करना। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, फिर मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। पहले तो मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोणों का अनुमान लगाया जा सकता है। ये बालकों को योग्यता अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक है। छात्रों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन देने के लिए भी आवश्यक है और इसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने तो ये अत्यंत आवश्यक है और इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोर तथा मजबूत स्थिति का पता लगता है। मानकों का निर्धारण करने हेतु भी मूल्यांकन करना अति आवश्यक है और बालकों की कक्षोन्नति और कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है। फिर औपचारिक मूल्यांकन में यह मूल्यांकन का वह तरीका होता है जिसमें कि विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति का निर्धारित विभागीय योजना अनुसार समय समय पर लिखित या फिर मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को ज्ञान करना रहता है और कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और इस प्रकार के मूल्यांकनों से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। जांच सूची, चेक लिस्ट, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा परीक्षण और चौथा प्रदत्त कार्य और छठा है साक्षात्कार। और फिर है जांच सूची, चेक लिस्ट। जांच सूची का प्रयोग बालक की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष की जांच के लिए भी किया जाता है। इसकी सहायता से किसी भी विशिष्ट गुण का विशेषता की उपस्थिति या तो अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। जांच सूची में कुछ कथन दिए गए होते हैं और उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इस सूची का निर्माण करते समय उद्देश्यों को स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक कथन से किसी भी विशेष उद्देश्य को मापन करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पहले तो आप स्वयं अध्ययन करने में रुचि लेते हैं, हाँ या नहीं, और दूसरा आप अध्ययन करने में आनंद की अनुभूति करते हैं, हाँ या नहीं। प्रश्नावली गुडे एवं हैट के शब्दों में सामान्यतः प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की युक्ति से है और जिसमें कि एक पत्रक प्रयोग किया जाता है और जैसे कि सूचनादाता स्वयं भरता है और मूल्यांकन
में प्रश्नावली का विशेष महत्व होता है और ये एक ऐसी सूची या प्रपत्र होता है जिसमें कि अनेक व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह या फिर सूची के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है और इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाता है जिनका कि उत्तर सूचनादाताओं द्वारा बिना किसी भी संकोच के दिया जा सके और इसके द्वारा सूचनाएं आसानी से एकत्रित की जा सकती हैं, क्योंकि दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी उसे डाक द्वारा भी उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है और इसी कारण से बालक या फिर व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने की ये एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। प्रश्नावली के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहले तो प्रश्नों की रचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली, फिर दूसरा प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा है चित्रमय प्रश्नावली। प्रश्नावली का निर्माण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी सही तथा वास्तविक सूचनाएं प्राप्त कर सकें। और कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे मूल्यांकनकर्ता को समस्या की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट तथा समझने योग्य होनी चाहिए और फिर प्रश्नों की संख्या कम तथा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। फिर प्रश्नावली का कागज एवं छपाई आकर्षक होना चाहिए। अभ्यास कार्य में अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण का छात्रों द्वारा सही एवं पूर्ण अधिगम कर लिया गया है या नहीं की पुष्टि हेतु छात्रों में अभ्यास कार्य करवाया जाता है। अध्यापक छात्रों को शिक्षण की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्नादि के उत्तर भी टिप्पणी आदि लिखने को भी देता है और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों व टिप्पणियों के आधार पर शिक्षक द्वारा उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि एक नियम अथवा सूत्र का ज्ञान अन्य समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त होता है। गणित में बालकों को चाहे कितने भी नियम या फिर सूत्र बता दिए जाएं, परंतु वह जब तक उन नियमों के आधार पर भी अभ्यास नहीं करवाया जाता है तब तक वे उन नियमों को अपने व्यवहारिक जीवन में शीघ्रता एवं शुद्धता से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। गणित की कक्षा में कभी कभी कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं होते हैं जो कि गणित की जटिलतम समस्याओं का समाधान तो कर लेते हैं परंतु सरल तथा सामान्य समस्याओं को हल नहीं कर सकते पाते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यास की कमी के कारण भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि वे उन सामान्य तथा सरल समस्याओं को भली भांति नहीं समझ पाते हैं। अतः जब छात्र कक्षा में अभ्यास कार्य करें तो शिक्षक को उनके कार्य का भी निरीक्षण करना चाहिए तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। इससे वे अपना कार्य नियमित करते रहेंगे। अंक गणित, बीज गणित तथा ज्यामिति को अभ्यास कार्य द्वारा ही स्पष्ट तथा स्थायी रूप से समझा जा सकता है। फिर है प्रदत्त कार्य में प्रदत्त कार्य का प्रयोग दोनों प्रयोजनों से अर्थात अधिगम द्वारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान प्राय शिक्षक किसी भी विषय के सभी महत्वपूर्ण पक्षों की जो है पूर्ण विवेचना नहीं कर पाते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कौशल भी होते हैं जिनका कि शिक्षण के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जैसे प्रेक्षण, आंकड़ों की प्रस्तुति अथवा क्रमबद्ध रूप में सूचना देना और किसी विषय के महत्वपूर्ण पक्षों को संगठित करना और मौलिकता, सृजनात्मकता आदि। इन सभी योग्यताओं और कौशलों की उपलब्धि के लिए भी विषय की विभिन्न पुस्तकों से गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है और इस प्रसंग में संबंधित अवधारणाओं को समझने के लिए अधिक अभ्यास और कवायद ड्रिल की आवश्यकता होती है। प्राय अलग अलग स्रोतों से और अधिक सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता भी होती है। इन सभी योग्यताओं और कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ विशेष प्रकार के दत्त कार्य सौंपे जाते हैं और अर्थात जिन्हें कि शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही विद्यार्थी द्वारा घर पर पूरा किया जाना होता है। प्रदत्त कार्यों के प्रकार हैं विषय वस्तु और कौशलों के क्षेत्रों में दत्त कार्यों का प्रयोग भी एक अधिगम युक्ति तथा मूल्यांकन साधन के रूप में भी किया जाता है। दत्त कार्य के प्रयोजन के आधार पर भी दत्त कार्यों के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। ये निम्न है। एक तो कक्षा के पाठ का विस्तार, अधिकतम मामलों में शिक्षण अवधि के अंत में दत्त कार्य दिया जाता है जो कि एक प्रकार से पाठ का विस्तार होता है। ये एक ऐसा पाठ होता है जो कि विद्यार्थी द्वारा घर पर अपनी सुविधा अनुसार समय निकाल करके शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही पूरा किया जाता है। इस प्रकार से ये अतिरिक्त अधिगम अनुभव प्रदान करता है जो कि संक्षिप्त कक्षा अवधि में संभव नहीं होता है। इसके कक्षा में जो भी कुछ कराया जाता है उसका अतिरिक्त अभ्यास भी हो जाता है और इसका कई स्थिति में प्रयोग भी हो जाता है और इसके फलस्वरूप अवधारणाओं के स्पष्टीकरण तथा ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। स्वयं मूल्यांकन, जब कक्षा में पहले से पढ़ाए जाए गए विषय के अनुप्रयोग पर शिक्षक द्वारा कुछ गृह कार्य दिया जाता है तो विद्यार्थी को स्वयं मूल्यांकन का एक अवसर मिलता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि वह विद्यालय में पढ़ाए गए नए संप्रत्यों को कितनी अच्छी तरह से समझ गया है।
फिर विशिष्ट प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन। अधिकांश मामलों में विद्यार्थियों को विशिष्ट प्रकरण से संबंधित दत्त कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि विद्यार्थी को उस विषय के महत्वपूर्ण पक्षों में रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है। इसके लिए उस विषय से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने, संगत जानकारी प्राप्त करने, अभिमतों और व्यक्तिगत अनुभवों का संश्लेषीकरण करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित पूरी सूचना को किसी क्रमबद्ध रूप से संगठित करें। कभी कभी तो दत्त कार्य कुछ प्रेक्षण आंकड़ों, मापों और अथवा वस्तुओं के संग्रह पर आधारित हो सकते हैं, जिन्हें कि व्यवस्थित या सारणीबद्ध किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या इनमें कोई प्रारूप उभर आता है अथवा नहीं, और इसमें विद्यार्थी को अपनाई गई कार्यविधि, दत्तों तथा अथवा सूचना की प्रस्तुति, उसका विश्लेषण और दत्त कार्य की महत्वपूर्ण निष्पत्तियों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त यह अच्छा रहता है कि किसी भी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी के समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को उनमें से एक विद्यार्थी पूरी कक्षा में प्रस्तुत करे, उस पर चर्चाएं भी की जाए और इसमें शिक्षक और अन्य शिक्षार्थी उन दत्त कार्यों पर भी आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं तथा विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी समस्या होने पर शिक्षक उसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर सकता है और उदाहरण सहित व्याख्या भी कर सकता है। दत्त कार्य का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू है, और जब कोई भी असाइनमेंट दत्त कार्य दी जाए तो देखा जाए कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित इसका कुछ आधार है या नहीं। उस दत्त कार्य का उन उद्देश्यों की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि कितने उद्देश्य पूरे हो सके हैं। दत्त कार्य का मूल्यांकन किया जाए और उसके लिए ग्रेड दिया जाए, अर्थात उसका कोटि निर्धारण भी किया जाए, और दत्त कार्यों की कोटि को अंतिम मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दत्त कार्य सदैव रुचिकर हों, परंतु वे सदैव आर्थिक होने